नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार 969 मिलियन ऑफ रजिस्टर्ड वोटर हैं इंडिया के अंदर। ऐसे में अगर इंडिया में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं तो करोड़ों बैलेट पेपर की आवश्यकता होगी और इसके लिए लाखों पेड़ों को काटना पड़ेगा और गिनती के दौरान लगभग लाखों कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। और इंडिया जहां की हर साल कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं तो यह प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया, लेकिन इसे यूज करने के साथ ही इस पर काफी सारे सवाल उठने लगे कि इसमें भी शॉर्टकमिंग है या पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। इसीलिए 2014 के जनरल इलेक्शन में ईवीएम के साथ वीवीपैट को जोड़ दिया गया। अब यह वीवीपैट क्या है आइए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, जब आप बिना वीवीपैट वाले मशीन में वोट डालने जाते थे और जिस भी पार्टी को आप वोट देते थे, आप अज्यूम करके चले आते थे कि उसी पार्टी को मेरा वोट गया है। इसके कंफर्मेशन के लिए आपके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं होता था। वीवीपैट आने से हुआ कि यह सेम मशीन के साइड में रखा होता है। जब भी आप जिस भी पार्टी को वोट डालने जाते हैं और ईवीएम में उस सामने की बटन को दबाते हैं तो कुछ सेकंड के लिए वीवीपैट में उस पार्टी का चिन्ह आपको दिखाई देगा। हालांकि आप उस पर्ची को घर नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको इतना कंफर्मेशन जरूर हो जाएगा कि आपने जिस पार्टी को वोट डाला है उसी पार्टी को वोट गया है। तो वीवीपैट से आपको ट्रांसपेरेंसी तो मिलती है, साथ ही डबल वेरिफिकेशन भी हो जाता है कि हाँ उसी पार्टी को मेरा वोट गया है। तो वीवीपैट ऐड होने से टोटल 3 मशीनें हो गई। पहला बैलेट यूनिट, जिस पर आप अपने उम्मीदवार को सिलेक्ट करते हैं और उसके सामने की बटन को दबाते हैं। दूसरा वीवीपैट, जिस पर आपके उम्मीदवार का चिन्ह दिखाई देता है। और तीसरा कंट्रोल यूनिट, जो वहां के चुनाव आयोग के कर्मचारी के पास होता है। दोस्तों, इस कंट्रोल यूनिट का फायदा यह होता है कि कोई भी वोटर अपने फेवरेट उम्मीदवार को एक से अधिक वोट नहीं कर सकता। ये तीनों मशीनें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा आप किसी तीसरे मशीन को इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस मशीन को स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई ना इंटरनेट कनेक्शन, ना वाईफाई और ना ही रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर लगे होते हैं, ताकि बाहर से इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी ना किया जा सके। इस मशीन को पूरी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। यह पूरी तरह से इंडियन डेवलप प्रोडक्ट है। इसमें सेल्फ डायग्नोस्टिक सिस्टम और टेम्पर डिटेक्शन प्रोग्राम है। मतलब किसी भी स्टेज पर अगर कोई मशीन में छेड़खानी करता है तो वो पकड़ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे इलेक्शन में प्रोसेस क्या फॉलो होता है। देखिए दोस्तों, ईवीएम मशीन का पूरा कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक के पास रहता है। जैसे ही इलेक्शन की डेट आती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में करता है। जहां जहां चुनाव होने हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्ट्रांग रूम में इस मशीन को रखा जाता है। ये स्ट्रांग रूम बहुत ही सिक्योर रूम होता है, क्योंकि इसमें 24/7 कैमरे चलते हैं। साथ ही साथ यहाँ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी तैनात किए जाते हैं। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ईवीएम रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है। इसका मतलब यह जो मशीन है इसे सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है और कौन सी मशीन किस बूथ पर जाएगी ये किसी को नहीं पता होता है। कंप्यूटर रैंडमली सीरियल नंबर सेलेक्ट करता है और डिसाइड करता है कि कौन सा ईवीएम किस बूथ पर जाएगा। जब इस मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है तो उस समय पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, हर पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स इन सभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने मशीन को रूम में रखते हैं। एक बार जब इस मशीन को रूम में रख दी जाती है तो उसके बाद कोई इसे खोल नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ सबका रहना जरूरी होता है इस प्रोसेस में। स्ट्रांग रूम में लगातार 24/7 वहां पर रिकॉर्डिंग होती है और डाउट होने पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आकर चेक कर सकती है उस फुटेज को। इसके बाद वेट किया जाता है इलेक्शन डेट का। जैसे इलेक्शन डेट पास आता है इसे
डिस्ट्रिक्ट के स्ट्रांग रूम से निकालकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचाया जाता है जहां वोटिंग होने वाली होती है। और जब यह मशीन उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचती है तो सेम वही प्रोसेस अपनाया जाता है जो इसके पहले वाले सिचुएशन में अपनाया गया था। जैसे दिल्ली में 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसका मतलब दिल्ली के 7 कॉन्स्टिट्यूंसी में आएगा, उसके बाद वहां से अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ तक जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और है कि इन मशीनों में एक यूनिक आईडी होती है और उन यूनिक आईडी पर पूरी तरह से पोलिंग असाइन होती है। इसका मतलब यह है कि वह ईवीएम उसी पोलिंग बूथ पर जा सकता है जिसका वो नंबर है। और जब यह बूथ पर पहुंचता है तो सारे पॉलिटिकल पार्टी और एग्जीक्यूटिव इसको मैच करते हैं। अगर एक भी मैच गलत पाया जाता है तो वह प्रोसेस वही रोक दिया जाता है। अब दोस्तों, जब ईवीएम का सेटअप हो जाता है तो वोटिंग से पहले इसे चेक किया जाता है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको बुलाया जाता है और सब पार्टी के सामने वोट डलवाए जाते हैं और वीवीपैट से वेरिफिकेशन करवाया जाता है। अगर एक भी वोट फॉल्स निकलता है तो वह प्रोसेस वही रोक दिया जाता है। जब सारी पार्टी के लोग और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सहमत होते हैं उसके बाद दोनों की साइन होती है, फिर यह प्रोसेस आगे स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जो लोग अपोज करते हैं उनका यह कहना है कि आप तो टेस्ट 1 से 2000 का करते हैं, लेकिन मशीन में ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है कि 1 लाख तक कुछ नहीं होगा। जब 1 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद सारे वोट एक ही पार्टी को चले जाएंगे। तो देखिए, ऐसा करने के लिए जो भी पार्टी ईवीएम को हैक करना चाहती है उसको बीच में ही कैमरा, सिक्योरिटी, इन सब चीजों को क्रैक करना होगा, जो कि लगभग असंभव है। और उसमें भी कितने मशीनों के साथ आप टैंपर करेंगे? मान लीजिए 1-2 मशीनों के साथ होता भी है तो आपको कैसा पता चलेगा कि वह मशीन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने वाली है? दोस्तों, ईवीएम में इस तरह की छेड़खानी वही कर सकता है जिसने इस मशीन को बनाई है। उसी समय वह इसमें कुछ टेम्परिंग कर सकता है। लेकिन उसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा रैंडमली 1 लाख मशीनों पर चेक करके ऐसा पता लगाया गया कि इस तरह से कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए जिसने इस मशीन को बनाई है उसे यह पता चलना चाहिए कि जिस पार्टी को वोट डाला जाएगा उस पार्टी का सीरियल नंबर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है। वो पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वह सबसे बाद में जनरेट होता है। इसमें एक बात और कही जाती है कि अगर यहाँ पर आप एक बार बटन दबाएंगे तो 2 बार पार्टी को वोट चला जाता है। लेकिन देखिए, अगर आप एक बार बटन दबाते हैं और वीवीपैट में 2 बार वोट दिखाई देता है तो दोनों वोट मिस मैच हो जाएंगे और वह प्रोसेस वहीं रद्द हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा यह भी कहा जाता है कि जब सारी वोटिंग खत्म हो जाती है तब उसमें वोट बढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बूथ इंचार्ज होता है वो वोटिंग खत्म होने पर सारे पॉलिटिकल पार्टियों को इकट्ठा करता है और जिस टाइम पे ईवीएम बंद हुआ है, वोटिंग खत्म हुई है, वो टाइम को नोट करता है और एक पर्ची अपने पास रखता है, दूसरा पर्ची पॉलिटिकल पार्टियों को दे देता है और सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के सामने मशीन को सील करता है। दूसरी बात, सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस बात को नोट करते हैं कि इस ईवीएम में कितने वोट पड़े हुए हैं। मान लीजिए किसी ईवीएम पर 1200 वोट पड़े हैं तो उस ईवीएम की आईडी नोट की जाती है कि हाँ, इस ईवीएम में 1200 वोट पड़े हैं और इसे वेरीफाई करने के बाद सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव और जो वहां के ऑफिसर होते हैं साइन करते हैं और इस लिस्ट को चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवारों के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर से ईवीएम को स्ट्रांग रूम में उसी प्रोसेस के साथ लाया जाता है और सभी के बीच में इसको सील कर दिया जाता है। 24/7 यह कैमरे की निगरानी में होता है और इसकी फोटो एलईडी टीवी पर चलती रहती है। इसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य आकर फुटेज चेक कर सकता है। अब जिस दिन काउंटिंग होने वाली होती है उस दिन सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के सामने स्ट्रांग रूम का लॉक खोला जाता है और हर एक मशीन की सील चेक की जाती है। अगर एक भी मशीन की सील टूटी होती है तो वह प्रोसेस वहीं रोक दी जाती है। जब सारे मौजूदा लोग मशीन खोलने के लिए सहमति जता देते हैं तब जाके मशीन खोली जाती है। मशीन खोलने के बाद ईवीएम आईडी के टोटल नंबर ऑफ वोट से मैच कराए जाते हैं जो लिस्ट पहले उम्मीदवारों को दी गई थी और पार्टियों के बोलने के बाद से काउंटिंग स्टार्ट होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मशीन का बटन दबाकर रिजल्ट दिखाता है और जो रिजल्ट आता है उसे रैंडम वीवीपैट मशीन से वेरीफाई किया जाता है। मान लीजिए ईवीएम में दिखा रहा हो कि बीजेपी को 1000 वोट मिले हैं
और कांग्रेस को 990 वोट मिले हैं, तो वीवीपैट मशीन में भी उतना ही नंबर दिखाना चाहिए। और यह सब रैंडमली ही चेक होता है। जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाती है, मीडिया वाले बताने लगते हैं कि यह उम्मीदवार इतने वोटों से आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, और लास्ट में फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो पार्टी हारने लगती है वो ईवीएम पर सवाल उठाना स्टार्ट कर देती है और शॉटिंग करने लगती है, और वही पार्टी जिस राज्य में जीत रही होती है वहां चुप हो जाती है। आज तक ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसने कभी ना कभी ईवीएम को क्रिटिसाइज ना किया हो, और आज तक एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए हो। देखिए दोस्तों, ईवीएम को लेकर लाखों लोगों ने बोला है कि ईवीएम हैक हो सकता है। आए दिन आप टीवी डिबेट में भी इस तरह के विजुअल्स को देखते होंगे, लेकिन मैं उस केस को डिस्कस करूंगा जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई इस इंडिया में, जब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने दिल्ली असेंबली में एक ईवीएम मशीन लगाई और उस पर डेमो करके दिखाया कि किस तरह से ईवीएम को हैक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जो डेमो दिखाया गया था वो ओरिजिनल ईवीएम पर नहीं दिखाया गया था, उसके कॉपी पर दिखाया गया था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एसबीआई बैंक की इंटरनेट वेबसाइट हैक हो सकती है, वह खराब है, और अगले दिन मैं खुद एक वेबसाइट बनाकर उसे हैक करके दिखाऊं तो उससे कुछ साबित नहीं होगा। अगर हमें यह साबित करना है कि एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग हैक हो सकती है तो हमें एसबीआई की ही इंटरनेट बैंकिंग को हैक करके दिखाना होगा, तब जाके लोगों में विश्वास आएगा। क्योंकि ईवीएम हैक करने की घटना इतने बड़े लेवल पे हुई थी और विधानसभा में हुई थी, इसलिए 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को खुला चैलेंज दिया कि जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुला के लाए और हैक करके दिखाए। कोई भी पार्टी गई नहीं। अब पार्टियां क्यों नहीं गई, इसके पीछे भी रीजंस हैं, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी जाती और ईवीएम को हैक नहीं कर पाती तो उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती, उस पार्टी की छवि खराब होती और उसका कई सालों तक मजाक बनाया जाता। साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान वोटों का भी नुकसान होता। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि जब बाहर की कंट्री इसे यूज नहीं कर रही है, इसे रिजेक्ट कर रही है, तो हम क्यों उसका यूज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, लगभग 31 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने ईवीएम का यूज किया है। हालांकि वहां यूज करने का प्रोसेस इंडिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें से भी ऐसी 4 कंट्री हैं जो ईवीएम का यूज करती हैं, 11 पार्शली यूज करती हैं, और जिन कंट्रियों ने इसे बैन किया है उसके अगर कोर्ट के ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उसमें यह लिखा है कि लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो लोग वोट दें उनको यह पता चले कि जिस पार्टी को उन्होंने वोट दिया है उसी को वोट गया है, जो कि इंडिया में ऑलरेडी है। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है इस देश में। जब कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने ईवीएम के हैकिंग को लेकर पीआईएल दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को रिजेक्ट कर दिया और ईवीएम की तारीफ भी की। दरअसल दोस्तों, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसके चिप और सर्किट आसानी से मिल जाते हैं। कोई भी वहां से परचेज करता है और एक प्रोटोटाइप वीडियो बनाकर डाल देता है और कहता है देखो ईवीएम हैक हो गई है। और देखिए दोस्तों, जितनी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है वो जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है, लेकिन दोस्तों बिना फैक्ट के यकीन करना भारत के डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब देखिए, फिर से 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं और हारने वाले आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि देखिए ईवीएम की वजह से हम लोग हारे हैं, लेकिन आपको तब तक यकीन नहीं करना है जब तक आपको पूरी तरह से फैक्ट ना पता हो। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता आपको यह समझाने का प्रयास करता है कि हम लोग ईवीएम की वजह से हारे हैं, उसको आप एक बात कहिएगा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चलो, वहां पर ईवीएम को हैक करके दिखाओ और पूरी दुनिया के नजरों में हीरो बन जाओ। अगर कोई कहता है कि ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं हो सकता, दोनों स्थितियों में आपको सवाल करना है और सही रीजन जानने के बाद ही कोई डिसीजन लेना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।